नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आज HP टेट नॉन मेडिकल 2021 उसके बारे में। उसमें आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए जिनका टेट का एग्ज़ाम होना है और उसमें केमिस्ट्री जो है वो पूछी जाएगी। इसमें क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से जो एरिया है या कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और यह इम्पॉर्टेंट रहेगी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए भी और उनके पीछे जो है वो कंसेप्ट जानने के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर, तो प्रोटियम और ड्यूटेरियम क्या हैं? ये दोनों हैं आइसोटोप ऑफ आइसोटोप्स। किसके आइसोटोप? हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं जिनमें कि सेम एटॉमिक नंबर होता है बट क्या होता है? डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर जो है वो उसमें होता है। तो जो प्रोटियम होता है 1H1 होता है और ड्यूटेरियम होता है 1H2 होता है। यहाँ पे जो एटॉमिक मास जो एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, लेकिन जो हमारा एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। हमारी जो वीडियो थी जो वीडियो है हमारी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन केमिस्ट्री की, जो आई थिंक सेकंड वीडियो है, उसमें हमने ये डिस्कस किया था और उसी में से यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारी एक वीडियो से एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ब्रोमीन के बारे में दिया था, उसका एटॉमिक नंबर 35 और मास नंबर 80 और यहाँ पे पूछा गया था कि न्यूट्रॉन कितने न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन इजिकल टू एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन इजिकल टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे ब्रोमीन के बारे में बात की है इन्होंने। ब्रोमीन के बारे में बात की है, 35 दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 35 हमारे पास आगे प्रोटॉन। मास नंबर कितना दिया है? मास नंबर दिया है 80 और पूछा है कि न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो जब 35 यहाँ आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा ये, और यहाँ पे 45 जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की संख्या आएगी। यह भी उसी वीडियो में बताया गया है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की गई थी। तो हमारी एक वीडियो से दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिपेंड्स अपॉन। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किस किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर्स पे, एटॉमिक मास पे। तो ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है सॉरी, वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक मासेस पे। तो ये भी हमारी जो पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिसिटी वाली जो वीडियो है उसमें से क्वेश्चन, उसमें हमने डिस्कस किया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो हमारी जो आप कह सकते हैं कि हमारी वीडियो से अब तक कितने क्वेश्चन आए? 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलामाइन सोल्यूशन कंटेन्स। तो कैलामाइन सोल्यूशन जो है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास जिंक ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो पाया जाता है और साथ में आयरन ऑक्साइड भी पाया जाता है। कैलामाइन सोल्यूशन को हम कब यूज़ करते हैं? इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें चींटी काट लेती है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? कैलामाइन को रब करते हैं स्किन पे, जिससे कि जो पॉइजन होता है या जो डंक होता है आंट का, वह उससे क्या होता है, उसका असर जो है वो कम होता है और अनरिएक्टिव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो वो होगा जिंक ऑक्साइड, जिसको हम जिंक कार्बोनेट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन नॉट अफेक्ट ब्लू और रेड लिटमस पेपर। हाँ, तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि रेड और ब्लू लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो वो कैसे सॉल्यूशन होते हैं? तो इसका सीधी सी बात है, न्यूट्रल कोई चीज़ होगी तो वो अफेक्ट नहीं करेगा। यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम में जो पूछा गया था, इजी लेवल का क्वेश्चन था। आगे है हमारा क्वेश्चन आर स्टेबल। तो पूछा है कि स्टेबल क्या था? तो हमारे जो ऑप्शंस थे उनमें था एक सस्पेंशन था, सस्पेंशन, उसके बाद सॉल्यूशन,
सोल्यूशन था और एक था हमारे पास कोलाइडल। तो इनमें से जो बोला है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन था, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन जो है वो मिक्स नहीं होता है पूरी तरह से, ठीक है। जो डेंसर जो पार्टिकल होते हैं, डेंस जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे होते हैं, जबकि जो कम डेंस होते हैं वो ऊपर होते हैं, इसलिए सस्पेंशन जो है वो एक स्टेबल होता है। स्टेबल वो चीज़ होती है जो पूरी तरह से दूसरे में मिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी एक आसान था, जर्नल क्वेश्चन था। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, वेपोराइजेशन कॉजेज। ये हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब वेपोराइजेशन प्रोसेस होती है तो क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा कूलिंग, ठीक है। हमने क्वेश्चन पढ़ा है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि इन समर सीजन बी बियर लाइट क्लोथ्स और वाइट कलर क्लोथ्स भाई, ठीक है। तो उसमें जो आंसर था कि इनकी वेपोराइजेशन प्रोसेस होती है और उसके बाद हमें जो है वो कूलिंग फील होती है, जिस कारण कि हम वो कपड़े पहनते हैं गर्मियों में। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारे पास और जर्नल क्वेश्चन है, सॉलिड्स इनटू गैसेस। जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, गैसेस में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, ये भी एक जर्नल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर था बहुत ही कंफ्यूजिंग जो है, आपको क्वेश्चंस पूछा गया था, मतलब कि कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए गए थे जिसमें कि बच्चे ज़रूर क्या करेंगे, कंफ्यूज होंगे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर था वो था 0। इसका जो सही आंसर होता है वो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, और जिसको हम बोलते हैं 273 केल्विन। और जबकि पॉइंट के बारे में पूछा था, एग्जैक्ट पूछा था इन्होंने, ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट होगा वो 273.13 केल्विन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री और 273 केल्विन। और अगर हम इसको एग्जैक्ट बात करना पे मैंने 13 कहा, 13 नहीं होगा, ये होगा 15। एग्जैक्ट की बात करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेल्टिंग ऑफ सॉलिड द टेम्परेचर। सॉलिड के जब मेल्ट होता है तो टेम्परेचर क्या होता है। अब ये भी जर्नल सा क्वेश्चन था कि जब हम किस चीज़ को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, तभी जो है वो कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट करेगा। तो इन मेल्टिंग ऑफ सॉलिड द टेम्परेचर इंक्रीजेज। नेक्स्ट हमें रिएक्शन दिया गया था और ऑप्शन दिए गए थे कि बताना है कि हमें ये कौन सा रिएक्शन था। तो ये बहुत ही इजी था, क्योंकि डिस्प्लेस हो रहा है आयरन कॉपर के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, जिंक एंड लेड आर डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये भी बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन था, जहाँ पे पूछा गया था कि जिंक और लेड जो दोनों जो हैं वो कॉपर से किस तरह से ज़्यादा रिएक्टिव हैं या फिर कम रिएक्टिव हैं या फिर इक्वल हैं। तो इसमें जो आएगा ऑप्शन मोर आएगा, क्योंकि जिंक और लेड का जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सीडेशन, नहीं, इसका सीधा सा है कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये सीधे सी बोलें कि फोटोग्राफी में हमें कौन सा यूज़ करते हैं। वहाँ पे ऑप्शन था AgI, AgCl, AgBr, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन थे, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो AgBr होगा, ठीक है। वैसे तो हम AgCl का यूज़ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन में हैं तो ज़्यादा यूज़ हम किसका करते हैं,
ज़्यादा यूज़ करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड मटेरियल्स। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हम फूड मटेरियल में यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया था कि फैटी जो हमारे पास मटेरियल फूड मटेरियल होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन होने से बचाया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा कि ऑक्सीडेशन होने से बचाना है तो एंटीऑक्सीडेंट ही डालने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स। जो कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक, कहाँ पे यूज़ होता है कैटलिस्ट? वेजिटेबल की हाइड्रोजनेशन में। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। तो उसमें उस प्रोसेस में हम पूछा था कि कैटालिस्ट, ठीक है, कैटालिस्ट कौन सा यूज़ हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो था ऑप्शन, इसमें पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो होगा निकल। निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स होती है। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन। तो ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? वहाँ पे ऑप्शन थे इस तरह से, ग्रेप्स था एक, हमारे पास ग्रेप्स था एक, और स्पेनिच था, ठीक है, जिसको हम धनिया बोलते हैं, ठीक है, स्पेनिच था, और साथ में एक और था, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो था स्पेनिच। स्पेनिच में सबसे जो होता है वो ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ऑक्सैलिक एसिड कहाँ होता है? स्पेनिच में होता है। नेक्स्ट है एंटा एसिड्स। तो इनमें से एंटा एसिड कौन था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से जो एंटा एसिड था वो कौन सा? वो था हमारा NH4OH। एंटासिड NH4OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश इज यूज्ड इन कफ सिरप एंड टॉनिक्स। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन थे, मिथेनॉल था, इथेनॉल था, ठीक है, प्रोपेनॉल था। तो हमें यहाँ पे पूछा गया था कि क्या जो है वो कफ सिरप एंड टॉनिक्स में यूज़ होता है। तो हमारा जो बिल्कुल सही आंसर था वो था इथेनॉल। इथेनॉल कहाँ पे यूज़ होता है? कफ सिरप एंड टॉनिक्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट था कि आंवला। आंवला में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? आंवला में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे हमें एसिड में से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि कौन सा एसिड किस में प्रेजेंट होता है। तो आपको खास ख्याल रखना है इनमें, या इस एग्ज़ाम में हमसे दो क्वेश्चन जो हैं वो इन पे पूछे गए हैं। तो मेडिकल वाले इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देख लें। नेक्स्ट है कि फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम कैल्शियम नहीं सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो उसका फार्मूला होगा F = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट की बात करेंगे हम। ये कह रहा है कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट करेंगे किसके साथ? तो वहाँ पे ऑप्शन थे हमारे पास कोल्ड वाटर, और उसके बाद था वार्म वाटर और स्टीम, ठीक है। तो इनमें से इन सभी के साथ रिएक्ट करता है क्या? एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था डैश स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो ऑप्शन थे सोडियम, कैरोसिन, बोथ, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर था वो बोथ आएगा, सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम एंड पोटाशियम। क्यों इन दोनों को हम स्टोर करते हैं कैरोसिन ऑयल में? क्योंकि ये रिएक्ट कर जाते हैं एयर के साथ भी और वाटर के साथ भी, जिससे कि क्या होता है, इनमें आग लग जाती है। इसलिए आग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको कैरोसिन ऑयल में डालते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट इज़ एन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, जब वेजिटेबल की डिकम्पोजिशन होती है इनटू कंपोस्ट यानी कि खाद में, तो वो रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएक्शन होता था? क्या वो एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो हमारे पास ऑप्शन था वो था
एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? वो रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है। हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है। तो जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स होती है कंपोस्ट में, वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि वहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हमने अपनी वीडियोस में भी डिस्कस किया था। तो देखिए एक और क्वेश्चन जो है वो हमारी वीडियोस से आपके एग्जाम में देखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट की बात की गई है कि होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सेम, जो सारा मिक्सचर एक तरह का हो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हुआ, साल्ट सॉल्यूशन हुआ। तो ये दोनों जो हैं वो पानी में इस प्रकार से घुल जाते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक उनकी कंसंट्रेशन जो है वो एक बराबर होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रियल सॉल्यूशन आंसर सही होगा। ट्रू सॉल्यूशन या जिसको हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। बात करते हैं नेक्स्ट की। डिफ्यूजन ऑफ डैश इज पॉसिबल इन लिक्विड। तो लिक्विड में जो है वो किसकी डिफ्यूज़न पॉसिबल हो सकती है? तो किस किस में जो है वो पॉसिबल हो सकती है? तो इसमें गैस भी आएगा, लिक्विड भी आएगा, ठीक है, लिक्विड भी आएगा, और क्या ऑप्शन था हमारे पास? तो इसमें जो है वो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं, कहाँ पे? किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या पीरियोडिक टेबल में, और इन ए पीरियड। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। अलोंग द पीरियड और डाउन द पीरियड दोनों में जो एटॉमिक रेडियस होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि एटम का एलिमेंट का साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मॉडर्न यानी कि आधुनिकीकरण के अनुसार जो है वो मैटर के कितने स्टेज हैं? तो ये हैं 5 स्टेज। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, और एक हमारे पास गैस के बाद प्लाज्मा आता है, और एक होता है BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंस। तो मॉडर्न स्टेट ऑफ मैटर कितनी है? 5 है। तो ये थे हमारे पास आज के जो एग्ज़ाम हुआ था टैट का उसके क्वेश्चंस। इसको हमने डिस्कस किया है, और हो सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन मैंने गलत बताया हो, गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये जो हमने डिस्कशन किया ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडिकल वालों के लिए, जिनका एग्ज़ाम की नेक्स्ट वीक में होगा। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें उस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। हम ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, हमने जो जितना भी हमने यूट्यूब पे वीडियोस डाली थी उसमें से 5 से 6 प्रश्न तो डायरेक्टली पूछे गए हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स में से भी 10 से लेके 12 क्वेश्चन तक आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही टॉपिक्स या वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और आपको इसके रिज़ल्ट भी देखने को मिले हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस और वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आपको सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल, शेयर करनी है हमारी वीडियोज़, और बने रहना है हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।